जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटी की क्लास चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत दोस्तों हमारी अगली वीडियो है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कार्यपालिका यानी कि संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका दोनों को एक साथ तुलना करके पढ़ाऊं, ताकि आपको भटकना ना पड़े, ताकि आपको ये ना लगे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, उसको भी मैं ध्यान में रखूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों स्किप मत करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। दोस्तों, अब इस लॉजिक को समझो मैंने क्यों लिया है। कारण इसका यह है क्योंकि दोस्तों संविधान में कुछ पद ऐसे हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन काम दोनों का लगभग लगभग सेम होता है। कोई केंद्र पे काम करता है, कोई राज्य में काम करता है, लेकिन काम लगभग लगभग सेम होते हैं। कुछ अंतर होता है, तो उस अंतर की बात कर लेंगे दोस्तों। तो पहली मैं बात करूंगा कि आखिर कार्यपालिका क्या होती है। पहले इसको आप थोड़ा थोड़ा समझ लो, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो कार्यपालिका को नहीं समझते होंगे। थोड़ा कार्यपालिका को समझ लो। कार्यपालिका, तीन शब्द हैं, इनको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं मैं। कार्यपालिका, एक कार्यपालिका होती है दोस्तों, एक होती है विधायिका, एक होती है दोस्तों विधायिका, एक होती है न्यायपालिका। एक क्या होती है दोस्तों? न्यायपालिका। न्यायपालिका, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मन में एक अंतर ये समझ नहीं आता है कि आखिर इनमें अंतर कैसे करें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं आपको अंतर बताऊं, कार्यपालिका का काम क्या है दोस्तों, और विधायिका का काम क्या है, और न्यायपालिका का काम क्या है, इन तीनों के काम अलग अलग हैं। ये आपको पता होना चाहिए। पता होना कैसे चाहिए वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका का काम होता है संसद ने जो भी कानून बनाया है और उसको लागू करना। और विधायिका का मतलब होता है, या संसद का मतलब होता है देश के लिए कानून बनाना। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? संसद ने जो भी कानून बनाया है उनके कानूनों की जांच करना। अगर कानून सही नहीं है तो कानूनों को खत्म कर देना। यह है दोनों में अंतर। तो दोस्तों, कार्यपालिका का काम क्या है? शासन करना। शासन करना। कार्यपालिका का काम क्या है? शासन करना और कानूनों को लागू करना। शासन करना और कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना। दूसरा, न्यायपालिका क्या करती है दोस्तों? न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है। कानूनों की जांच करना, ये कानून सही बना है या गलत बना है, कानून की जांच करना। विधायिका क्या करती है? देश के लिए कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? देश के लिए कानून बनाती है। देश के लिए कानून बनाना। देश के लिए कानून बनाना। दोस्तों, अब आप अंतर समझ पा रहे होंगे। कार्यपालिका का काम क्या होता है? देश के लिए देश का शासन करना या देश में शासन करना, और फिर जो संसद ने कानून बनाए हैं उनको लागू करना। विधायिका का काम होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है कानूनों की जांच करना। ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। और हम अब संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो मैं एक एक करके सब कुछ क्लियर करूंगा आपको। ये तीन शब्द होते हैं इनमें आपको प्रॉब्लम रहती है, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब दोस्तों, कार्यपालिका को समझते हैं। यहां पे कार्यपालिका, कार्यपालिका पहली बात तो ये है, कार्यपालिका दोस्तों जो देश में शासन करती है। देश में क्या करती है? शासन करती है। यानी कि सरकार जो होती है दोस्तों यही होती है। जो बात करते हैं ना कि सरकार क्या है दोस्तों, यही सरकार है। यही सरकार है। कार्यपालिका ही दोस्तों सरकार है। ये दो बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है महत्वपूर्ण इसमें? कार्यपालिका जो होती है दोस्तों ये क्या करती है? कानूनों को लागू करती है। कानून लागू करने का काम, संसद ने तो कानून बना दिया, लेकिन लागू कौन करेगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका दोस्तों दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी? पहली दोस्तों होती है स्थायी कार्यपालिका। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो।
स्थायी कार्यपालिका में दोस्तों कौन आएंगे, इसमें आते हैं सिविल सेवक। इसमें कौन आएंगे, जो आईएएस होते हैं ना, जो ज्यादा प्रमोशन होकर के पहुंचते हैं उच्च पदों पर, यानी कि इसमें सिविल सेवक होते हैं। स्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवक होते हैं, नौकरशाह होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में दोस्तों कौन होंगे, अस्थायी कार्यपालिका में इसमें आएंगे आपके प्रेसिडेंट आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे और मंत्रिपरिषद, और बहुत सारे और होते हैं इसमें। तो आप मोटे मोटे ये समझ लो, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अस्थायी कार्यपालिका में शामिल होंगे। स्थायी कार्यपालिका में दोस्तों सिविल सेवक शामिल होते हैं। काम क्या है, शासन करती है, यही सरकार होती है, कानूनों को लागू करती है, इसी को कार्यपालिका बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन की हम थोड़ा चर्चा करते हैं। चर्चा कैसे करते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर के 163 तक। समझो, देखो मैंने यहां पर राष्ट्रपति को भी लिया है और राज्यपाल को भी लिया है, दोनों को मैंने तुलना करके लिया है। इसका रीजन ये है, जब आप क्लास करोगे तो आपकी समझ में आएगा। पहले हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों अनुच्छेद है कौन सा, अनुच्छेद है 52। अनुच्छेद 52 दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में है, और अनुच्छेद 153 ये दोस्तों राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 163 ये किसके बारे में है, ये राज्यपाल के बारे में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 खुद बोलता है, इसमें कोई अपने मन से नहीं बोल रहा मैं, संविधान ऐसा कहता है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरीके से संविधान एक बात और कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 163 कहता है। इसमें भी मैं कुछ नहीं कह रहा, संविधान के शब्द हैं ये, तो इसलिए मैंने आर्टिकल करा दिया। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक फैक्ट और बता दूं मैं, एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है, एक राज्यपाल दो राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, यानी कि एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल बन सकता है। यह निर्भर करता है राष्ट्रपति पर। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं इसमें कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति को यह बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन कुछ बातें और बोली गई हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति को संसद का अंग भी माना गया है, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। यह चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है, अभिन्न अंग, संसद का अभिन्न अंग। यह आप कई जगह पढ़ते होंगे, लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। यानी कि लोकसभा ने कानून पारित कर दिया, राज्यसभा ने कानून पारित कर दिया, दोनों सदनों ने कानून पारित करने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बन सकता। इसलिए संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। तो हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 52 हमारा दोस्तों और आर्टिकल 63 जो है हमारा क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। अब दोस्तों इसको भी थोड़ा थोड़ा समझ लो, इसको भी थोड़ा थोड़ा समझ लो। अनुच्छेद 53 जो संबंधित है दोस्तों, ये है राष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 ये राष्ट्रपति से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 154 है दोस्तों, ये राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 ये आपको तुलना करके ही समझ में आएंगी चीजें। अब देखो अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 53 में यह बोला गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, और राष्ट्रपति इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों यानी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही करेगा। दोस्तों ऐसे ही क्या बोला गया है इसमें कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होंगी, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी
कार्यपालिका शक्ति जो होंगी, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा, या तो स्वयं करेगा या मंत्री परिषद के अनुसार करेगा या इसकी सहायता से करेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 54 में क्या बोला गया, 54 में यही बोला गया है कि राज्य की कार्यपालिका जो होगी, राज्य की कार्यपालिका जो होगी इसका प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यानी कि दोनों में सेम है। यदि आपने राष्ट्रपति को समझ लिया तो राज्यपाल को समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या मंत्रिपरिषद के अनुसार करेगा, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करेगा, किसके अनुसार करेगा, मंत्रिपरिषद के अनुसार करेगा। तो ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। बस आर्टिकल में अंतर है, लेकिन शब्द में कोई अंतर नहीं है। बस यहां राष्ट्रपति है, यहां राज्यपाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आर्टिकल अगला देख लेते हैं। आर्टिकल अगला है 54। तो दोस्तों 54 जो आर्टिकल संबंधित है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति से संबंधित है, और अनुच्छेद 155 है, आर्टिकल 155 ये राज्यपाल से संबंधित है। इसमें क्या बोला गया है, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, इसमें कौन कौन शामिल होंगे। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे ये आपको पता होना चाहिए। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों निर्वाचित सदस्य का मतलब समझ लेना। निर्वाचित सदस्य का मतलब यह होता है कि ये लोग लोकसभा में तो चुन के आए हैं और राज्यसभा में इनका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, राज्य की विधानसभा इनको चुनती हैं, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी भी इनमें क्या है, इनमें विधानसभा है। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अगर इनको थोड़ा मैं और शॉर्ट करूं तो ये लोकसभा और राज्यसभा के हो गए एमपी, और दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए ही भाग लेते हैं, बाकी किसी राज्य का कोई एमएलए भाग नहीं लेता है संसद के, और देश के एमपी तो इसमें भाग लेते ही हैं। ये तो बात हुई इसकी। अब आए राज्यपाल। 155 क्या कहता है, 155 ये कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी वो किसके द्वारा होगी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नियुक्ति किसके द्वारा होगी, प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। यह चीज आपको मोटी मोटी याद रखनी है। यानी कि यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि अनुच्छेद 54 क्या कहता है। यह एक निर्वाचक मंडल की बात करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होंगे, ठीक है, एमपी और दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए। 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। बस इतना आपको याद रखना है, छोटा छोटा। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे आर्टिकल 55 आ जाता है दोस्तों। आर्टिकल 55 केवल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि राज्यपाल के चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। राज्यपाल का यह बोला गया है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया है। यानी कि राष्ट्रपति का जो दोस्तों चुनाव होगा, यानी कि 55 क्या कहता है, 55 ये कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। तो दोस्तों प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको, हालांकि प्रक्रिया आपकी एग्जाम में नहीं आएगी। प्रक्रिया कैसे,
प्रक्रिया का मतलब ये होता है, पहली बात आपको क्वेश्चन कहां से बनेंगे, मैं क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष तरीके का क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष तरीके का दोस्तों मतलब यह है कि इसमें जनता सीधे रूप से भागीदारी नहीं लेती, यानी कि जनता वोटिंग नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जनता भाग नहीं लेती है। इनका चुनाव मैंने बता दिया आपको, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमपी और दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए यही भाग लेंगे, जनता भाग नहीं लेती है। दूसरा, इसमें एकल संक्रमणीय प्रणाली का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह चीज अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूं, इसमें इतना होता है कि राष्ट्रपति के नाम के जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो इसका थोड़ा सा समझ लो आप। जैसे कि ये है ए बी सी डी, यानी कि ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उम्मीदवार। ये कौन है दोस्तों? ये हैं उम्मीदवार, ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। ये हैं वोटर, ये हैं दोस्तों वोटर। ठीक है, ये इधर के हो गए दोस्तों, कौन? वोटर हो गए। अब ये चार लोग खड़े हैं। अब वोटर को ये एक पेन दिया जाता है कि आपको जो पसंद है उसको वोट डालिए। तो दोस्तों अब यहां पर ये वोटर हैं, ये सारे वोटर हैं। अब वोटर क्या करेगा? एक वोटर चारों को वोट डालेगा, यानी कि चार लोग खड़े हुए तो चारों को वोट डालेगा, लेकिन अपनी पसंद के अनुसार। यानी कि इसको सबसे पहले बी वाला पसंद है तो इसको डालेगा पहले नंबर पर, मुझे बी वाला पसंद है। फिर दूसरे नंबर पर मुझे दूसरे नंबर सी को देगा, तीसरा नंबर डी को देगा और चौथा नंबर दे देगा ए को दे देगा। यानी कि पहले का पसंद आया बी वाला, अब ऐसे दूसरा वाला क्या करेगा? दूसरा वाला वोट डालने जाएगा, तो इसने पहला नंबर पर ए को दे दिया, दूसरे नंबर पर बी को दे दिया, चौथे नंबर पर इसको सी को चौथा नंबर दे दिया और तीसरा नंबर इसने डी को दे दिया। ऐसे करके अपनी पसंद के अनुसार उसने वोटिंग होती है। और यही बाद में जिसको, अब बाद में क्या होगा, जिन जिन ने पहले नंबर पर व्यक्तियों को पसंद किया उनको छांट लिया जाता है, और छांट के बाकी को अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से इनकी काउंटिंग होती है और राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो ये सब सारा प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई आपकी। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों? अगला आर्टिकल ये है, अगला आर्टिकल है 56। 56 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 56 यदि आपने पढ़ा होगा तो 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो कितने वर्ष का होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल की मैं बात करूं, और यहां पर राज्यपाल भी लिख रखा है मैंने, तो पहले मैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा जो की गई है वो अनुच्छेद 56 में की गई है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल की बारे में बात करो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में एक बात बोली गई है कि जिस दिन से शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से लेकर के 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। यानी कि 5 वर्ष की बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। लेकिन कब से? शपथ ग्रहण के दिन से। दोस्तों जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेंगे, शपथ ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों राज्यपाल की मैं थोड़ी चर्चा कर लूं। राज्यपाल, अगर मैं बात करूं राज्यपाल के पद की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल का जो पद होता है या राज्यपाल का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो डिपेंड करता है किस पर? राष्ट्रपति पर। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये चीज आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति जब चाहें तब राज्यपाल को हटा दें, बल्कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेंगे वो सब मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग करते हैं, मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग करते हैं। अपनी स्वविवेक से उनको कुछ शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ज्यादातर जो काम करेंगे वो करेंगे मंत्रिपरिषद की इच्छा पर। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करते हैं, लेकिन यह मान लिया जाता है कि इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन किसी आर्टिकल को याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही
आर्टिकल 57 की बात करूं दोस्तों, तो 57 का मतलब आप थोड़ा थोड़ा समझ लो। 57 का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति एक बार चुन लिए गए, क्या दोबारा चुने जा सकते हैं? जी हां दोस्तों, भारत में यह प्रावधान है कि यदि एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कि यह पुनर्निर्वाचन की बात करता है। यह आर्टिकल दोस्तों पुनर्निर्वाचन की बात करता है। पुनर्निर्वाचन, यह किसकी बात करता है? पुनर्निर्वाचन। यानी कि एक बार अगर राष्ट्रपति हो गया तो यह अनलिमिटेड बन सकता है। लेकिन वहीं दोस्तों यूएसए की बात करें, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो एक व्यक्ति केवल 2 बार बन सकता है। लेकिन भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। अब अगला देख लो आप लोग, यानी कि योग्यता की बात। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा करता है। राष्ट्रपति के, अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यपाल क्यों लिख दिया हमने? दोस्तों राज्यपाल मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि राज्यपाल के योग्यता के बारे में ज्यादा कोई स्पष्ट बात नहीं बोली गई है। बस इतना बोल दिया गया है कि वह 35 वर्ष का कम से कम होना चाहिए और राज्य की जो विधानसभा होती है उसका सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात है राज्यपाल के बारे में, और यही चीज राष्ट्रपति पर भी लागू होती है। यानी कि 58 क्या कहता है? 58 यह कहता है कि इनके पद की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। तो यहां पे आप थोड़ा सा देख लो, राष्ट्रपति के पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? यदि दोस्तों यदि आपको भी राष्ट्रपति बनना है तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो, लेकिन आपको इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि आपकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 35 वर्ष पूरे होने चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। दूसरा यह है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की आप में योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आप लोकसभा के एमपी बन सकते हो तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हो, बस 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। दूसरा है आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद का मतलब क्या है दोस्तों? संविधान ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर लाभ के पद को एक्सप्लेन करता रहता है। यानी कि लाभ का पद बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी पद पर नियुक्त हैं तो उससे आपको सरकारी सहायता, सरकारी टेंडर की सहायता नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो आपको लाभ के पद पर माना जाएगा। और दूसरा, आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं, आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इस शब्द का मतलब यह है यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपको ना तो राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ना लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना आप किसी लाभ के पद पर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी हो आपकी और आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, बस इतनी सी शर्त है, छोटी सी। ऐसे ही यदि राज्यपाल की बात करें दोस्तों, राज्यपाल की भी यही है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है। राज्य की विधानसभा होती है, विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और कोई लाभ का पद भी नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी सी बात है इसमें जो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों चर्चा की है। इसके अलावा और देखते हैं हम, अब आता है आर्टिकल 60 और 59। ये दोनों में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में चर्चा करता है दोस्तों। तो पहले मैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, तो थोड़ा थोड़ा कैसे बताऊं? अनुच्छेद पहले मैं 60 की चर्चा करूंगा, पहले दोस्तों मैं राष्ट्रपति की चर्चा करूंगा क्योंकि राष्ट्रपति का पद ज्यादा बड़ा होता है। तो देखो राष्ट्रपति में क्या होता है, पहले अगर इसमें है शपथ ग्रहण के बारे में, इसमें किसके बारे में? शपथ ग्रहण के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराएंगे। राष्ट्रपति को कौन कराएंगे? तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराएंगे, ये कराएंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि यदि सीजीआई ना हो तो कौन पद ग्रहण कराएगा? जी हां दोस्तों, ये सवाल बनना आपके दिमाग में वाजिब है कि अब यहां पर बात यह आती है सीजीआई नहीं होंगे तो कौन, अगर सीजीआई नहीं होंगे तो कौन? तो दोस्तों इसका भी प्रावधान है। इसका प्रावधान यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज, यानी कि जो सीनियर जज हैं वो होने चाहिए, वो भी राष्ट्रपति को शपथ दिला देंगे। तो क्लियर हुई बात। तो वरिष्ठ जज तो हमेशा बने ही रहते हैं, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज ना हो। हालांकि सीजीआई नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही ये किसकी बात करता है, 159 अनुच्छेद 159 जो दोस्तों ये बात करता है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराएगा, यानी कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में। राज्यपाल को शपथ, दोस्तों राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा, इस बात को आपको याद रखना है, जो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा ये दिलाएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही यहां पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं होंगे, अगर ये उपस्थित नहीं होंगे तो हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज, हाई कोर्ट के दोस्तों वरिष्ठ जज, ये भी राज्यपाल को शपथ दिला सकते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर एक बात और, अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। इस बात को थोड़ा आप नोट कर लो कि राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है। कई हमारे दोस्त होंगे इसके मन में एक बात चल रही होगी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, दोस्तों राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है ना, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती। क्या होता है, राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव होता है। यदि आप भी उस भीड़ में शामिल होगे, आपको यह पता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, तो आप गलत भीड़ में हो। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर बात आती है ऐसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप चुनाव मत बोल देना, राज्यपाल की नियुक्ति की बात आती है। यह बात बिल्कुल सही है, यह बात दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, ये आपको लगभग पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं चुनाव होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है जो आपको लगभग सभी को पता होना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 61 पर। दोस्तों आर्टिकल 61 मैंने एक ही क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति जब चाहें तब हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो एक प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम क्या है, महाभियोग। तो पहले हम अनुच्छेद 61 को थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको। अनुच्छेद 61 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 61 करता है महाभियोग की बात। महाभियोग बहुत लंबा चौड़ा शब्द है, इंग्लिश में इसको इंपीचमेंट बोला गया है, इंपीचमेंट, महाभियोग। अब दोस्तों महाभियोग का मतलब क्या होता है, यानी कि महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाना। और जो हटाते हैं इसी प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, राष्ट्रपति को पद से हटाना, या हटाने वाली लिख लो, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। राष्ट्रपति को हटाने वाली प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने वाली जो प्रक्रिया है दोस्तों, यही है महाभियोग। सिंपल मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाने वाली प्रक्रिया को ही महाभियोग बोलते हैं। अब दोस्तों इसको समझो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि राष्ट्रपति को, यदि देश के राष्ट्रपति को हटाना है तो उसको लिए उस शब्द को बोलते हैं महाभियोग, और महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इतनी बात, इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 61 में। अब इसको थोड़ा समझ लो महाभियोग होता क्या है। तो यहां दोस्तों मैंने डाल दिया आर्टिकल 61, यहां लिख दिया मैंने महाभियोग। अब इसको समझ लो, इसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आता है तो यह आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आसान कोई आपको बता नहीं सकता। किताबों में तो लिखा है अपने अपने तरीके से। अब देखो समझ लो, राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो, संविधान का अतिक्रमण, यह शब्द संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान का अतिक्रमण, यानी कि अतिक्रमण का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, तो राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो, तब यह प्रक्रिया शुरू होती है महाभियोग की। अब होगा क्या, अब इसको समझो, यानी कि यह है दो सदन। मैं यहां पर बताता हूं आपको, ये दो सदन है, एक तो हो गया दोस्तों लोकसभा और ये एक हो गया राज्यसभा। दोस्तों ये दो सदन हैं। अब बात ये आती है, अब कौन सा सदन, तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई सा सदन, यानी कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में
लाया जा सकता है, यह आपको पता होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव। तो दोस्तों अब सपोज कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का प्रस्ताव आया लोकसभा में। प्रस्ताव किस में आया दोस्तों? लोकसभा में। यह प्रस्ताव आया लोकसभा में। अब लोकसभा में दोस्तों प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव आने से पहले दोस्तों, प्रस्ताव आने से पहले जो सदन लेके आएगा उसके 1/4 सदन के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदन के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि सपोज करो लोकसभा के सदस्य महाभियोग का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो 1/4 का मतलब क्या है दोस्तों? 1/4 का मतलब यह कुल लोकसभा की सदस्य, उसका 1/4 सदस्य महाभियोग पर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। और इसी दौरान राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, हम आपके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। अब 1/4 के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया, प्लस इसी लोकसभा के 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को दोस्तों पारित कर दें, इसको पारित कर दें, महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दें। फिर यही प्रस्ताव कहां पहुंचेगा दोस्तों? राज्यसभा में पहुंचेगा। अब राज्यसभा के सदस्य भी क्या कर दें? 2/3 से इसको पारित कर दें, इस प्रस्ताव को, महाभियोग के प्रस्ताव को। अब दोनों ने 2/2 से पारित कर दिया। जिस दिन राज्यसभा 2/3 से पारित कर देगा, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता कैसे है। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे, और अतिक्रमण कर दिया, संसद के 2 सदन हैं, तो संसद का कोई भी सदन संविधान के तहत यह प्रस्ताव ला सकता है। सपोज करो प्रस्ताव लेके आया लोकसभा। अब लोकसभा में टोटल संख्या 543 होती है, तो 543 के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देंगे कि हाँ भाई सही है, राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद फिर वही लोकसभा के सदस्य 2/3 से उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे। उसके बाद यही महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पहुंचेगा। अब ये राज्यसभा भी यदि 2/3 से पारित कर देती है महाभियोग के प्रस्ताव को, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यही प्रक्रिया कहलाती दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया। क्लियर हुआ? अब आओ आर्टिकल 123 ये क्या है, इसको समझ लो थोड़ा सा। 123 क्या कहता है? यानी कि अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 123 ये कहता है राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश के बारे में बात करता है। अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश के बारे में बात करता है। अध्यादेश दोस्तों क्या होता है? अध्यादेश ये होता है कि अल्पकालीन यानी कि थोड़े कम समय के लिए बनाया गया राष्ट्रपति के आदेश पर कानून। सिंपल क्या मतलब होता है कि राष्ट्रपति द्वारा, अब आप समझ रहे होंगे कानून तो आपने बताया कि संसद बनाती है, अब यह राष्ट्रपति कानून कैसे बना सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा अल्पकालीन के लिए, अल्पकालीन हेतु बनाया गया कानून। समझ में आया दोस्तों? यानी कि अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आपने तो हमको यह पढ़ाया है कि कानून संसद बनाती है, यहां तो आप राष्ट्रपति से कानून बनवा रहे हो। मैं कुछ नहीं बनवा रहा। यह आर्टिकल 123 कहता है कि यदि संसद का कोई एक सत्र, कोई भी एक सदन सत्र में ना हो, यानी कि लोकसभा के, इसकी संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, यदि एक सदन सत्र में ना हो, लेकिन इमरजेंसी ऐसी हो कि जल्दबाजी में कोई कानून लाना पड़ जाए जो बहुत जरूरी है देश के हित में, तब राष्ट्रपति को संविधान एक अधिकार देता है कि आप अध्यादेश जारी कर दीजिए। और उस अध्यादेश की शक्ति वही होती है जो संविधान के द्वारा जो संसद कानून बनाती है, वही शक्ति इसकी होती है। और एक और बात, राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं मामलों पर कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। यानी कि संसद जिन मामलों पर कानून बना सकती है, उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। ये कम समय के लिए होता है, ये कम समय के लिए होता है दोस्तों। अब समझ में आया आपको? यानी कि 123 कहता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना।
अब यहीं पर मैंने राज्यपाल का भी जिक्र किया है दोस्तों, तो इसकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अनुच्छेद 213 क्या कहता है, यह भी अध्यादेश की बात करता है, लेकिन किसके अध्यादेश, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। यानी कि राज्य का जो विधानमंडल होता है, उसके दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। तो इन दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो और राज्य में कोई ऐसा विशेष कानून लाना हो, तो राज्यपाल को यह अधिकार मिल जाता है कि आप एक अध्यादेश जारी कर दीजिए, आप एक ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए, और उसकी वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब अनुच्छेद 72 और 61 पर आते हैं हम। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 और 61 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट कैसे है तो इसको थोड़ा समझो। आर्टिकल 72 क्या कहता है, ये क्षमादान के बारे में बात करता है। क्षमादान की शक्ति किसकी शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। दोस्तों यहां पर आपको एक बात यह बता दूं, संविधान ने स्पेशल तरीके से राष्ट्रपति को एक राइट दिया है कि यदि किसी व्यक्ति पर मृत्यु दंड लगा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उस व्यक्ति की सजा माफ करवा सकते हैं। यानी कि संविधान यह कहता है यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध ऐसा कर दिया है या मृत्यु दंड का उस पर है, उम्र कैद का भी उस पर जुर्माना या फिर दंड लगाया हुआ है, तो राष्ट्रपति उसकी पूरी सजा को माफ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आर्टिकल 72 ये कहता है राष्ट्रपति मृत्यु दंड, फांसी की सजा भी माफ करवा सकते हैं। फांसी की सजा भी माफ करवा सकते हैं। यह संविधान ने इनको अधिकार दिया है। यानी कि किसी भी प्रकार की सजा हो, ये सभी प्रकार की सजा माफ करवा सकते हैं। और एक और विशेषता यह है, यदि सेना, चूंकि सैनिक कोर्ट अलग होते हैं, यदि सेना ने किसी सैनिक को भी कोई अपराध के तहत अगर कोई सजा दे दी है तो राष्ट्रपति उस सजा को भी माफ करवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे ही आर्टिकल 61 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति मिली है। यानी कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, इसमें थोड़ा अंतर है। यानी कि यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, राज्यपाल फांसी, अगर किसी व्यक्ति को फांसी मिली है या मृत्यु दंड मिला है, या सैनिक न्यायालय का कोई या फिर सैनिक की सजा माफ करनी हो, दोस्तों इनमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। यानी कि राज्यपाल ना तो किसी का मृत्यु दंड खत्म कर सकते हैं, ना किसी की फांसी खत्म कर सकते हैं, और ना सेना ने किसी को सजा दी उसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, बस क्या कर सकते हैं, यदि आपको 10 साल की सजा दी है तो राज्यपाल आपकी सजा को 10 साल खत्म कर सकते हैं या 10 साल की सजा को 2 साल कर सकते हैं। इतना राज्यपाल को अधिकार मिला है। राष्ट्रपति को पूरी शक्ति मिली है कि फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं, सभी प्रकार की सजा माफ कर सकते हैं, इन पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आर्टिकल है 74 और 163। दोस्तों इसको अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 74, पहले मैं आर्टिकल 74 की बात करूंगा जो राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कोई भी काम करेंगे, प्रेसिडेंट कोई भी कार्य करेंगे तो ध्यान रखना वो मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों की सहायता से ही करेंगे, मंत्रियों की सहायता और सलाह से ही करेंगे। सहायता एवं सलाह से काम करना होगा, सहायता एवं सलाह से। एक और बात, यह आर्टिकल 74 एक बात और कहता है कि राष्ट्रपति ने कोई भी काम किया, यदि उन्होंने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ली है तो उस कार्य को अवैध माना जाएगा, इल्लीगल माना जाएगा। यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं और उस कार्य को अवैध माना जाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति ने कोई भी कार्य किया, उस कार्य को अवैध माना जाएगा। राष्ट्रपति की यहां पर राष्ट्रपति को चारों तरफ से बाउंड कर दिया है, बांध दिया है कि आप बिना मंत्रिपरिषद की सहायता के कोई कार्य नहीं कर सकते। यह आर्टिकल 74 कहता है, मैं कुछ नहीं कहता इसमें, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 163 की बात करें, आर्टिकल 163 भी यही कहता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल
कोई भी काम करेगा राज्य की मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग करेगा और उसकी सहायता सलाह से कार्य करेगा। यदि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य नहीं करता है तो वह कार्य अवैध होगा, इलीगल होगा, अमान्य होगा। यह बात 163 राज्यपाल के संदर्भ में है और 74 है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में है। यह बात आपको लगभग पता होनी चाहिए। यही चीज है आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 ने राष्ट्रपति को ऐसे एक पिंजरे में बंद करके रख दिया है कि राष्ट्रपति का कोई राइट ही नहीं है। आर्टिकल 74 ने ही राष्ट्रपति को चारों तरफ से बाउंड कर दिया है। अब आता है अनुच्छेद 193। दोस्तों 193 इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इंपोर्टेंट नहीं है। 123 मैंने बता दिया है आपको, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं उसके बारे में। अब यहां पर कुछ आर्टिकल हैं जिनकी मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे, जो कुछ बचे हुए आर्टिकल है। आर्टिकल है 71 यानी कि अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हुआ, ठीक है, विवाद, तो दोस्तों इसका निपटारा कौन करेगा, ये भी तो बात आती है दोस्तों। तो संविधान खुद इस बात को स्पष्ट कर देता है, निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। यह बात आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोस्तों आपको एक फैक्ट और बता दूं, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से राष्ट्रपति चुन लिया गया है, लेकिन वो व्यक्ति वो चुन भी गया और बाद में उस पर केस चला कि इसने जो चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव में समस्या हुई है, तो उस दौरान जो राष्ट्रपति ने कार्य किए हैं दोस्तों वो सारे कार्य वैध होंगे, वैलिड होंगे, उन कार्यों को कोई रद्द नहीं कर सकता। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। अब एक बात और लिख लो कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यह चीज आपको पता होना चाहिए। यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का क्या मतलब है, यानी कि कम से कम 50 तो एमपी और 50 ही यहां पर 50 अनुमोदक, ये दोनों बोलेंगे तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, अन्यथा नहीं लड़ सकते। एक आर्टिकल और है, उसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देता हूं मैं। आर्टिकल 111, फिर आप कहोगे कि ये चीज क्यों छोड़ दी। आर्टिकल 111 कहता है वीटो पावर के बारे में। आपने वीटो पावर के बारे में कई बार सुना होगा कि वीटो शक्तियां क्या होती हैं, तो दोस्तों इसको भी थोड़ा देख लो एक लाइन में। हालांकि संविधान में वीटो पावर के बारे में जिक्र किया गया है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास 3, जैसे कि ये है संसद, संसद ने कोई कानून पारित करके भेजा, संसद ने कोई विधेयक, बोल देता हूं यहां पर कानून, आप फिर डाउट में आ जाओगे। संसद ने विधेयक पारित करके भेजा, विधेयक पारित करके भेजा, कहां भेजा, राष्ट्रपति के पास। कहां भेजा, राष्ट्रपति के पास। क्यों भेजा राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे कानून नहीं बनेगा। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून सही है तो हस्ताक्षर कर दे तो बन जाएगा कानून। यदि लगता है कि कानून मेरे हिसाब से सही नहीं है, उस पर अस्वीकार कर दे तो कानून हो जाएगा खत्म। एक और होता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि इसको वापस करना चाहिए, तो दोस्तों उसको वापस भी कर सकता है, वापस भी कर सकता है। यानी कि या तो ये कह दे कि कोई नहीं भाई, कानून सही है, पारित कर दिया, उस पर हस्ताक्षर हो गए। एक होता है कि ना तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए ना मना किया, लेकिन फिर भी वो कानून लगभग खत्म ही हो जाता है। एक होता है वापस कर देना, कि राष्ट्रपति को लगा कि वापस कर दो। 2 फैक्ट आपको बता दूं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति कानून को वापस नहीं कर सकता, उसे सहमति देनी ही पड़ती है। दोस्तों ये था हमारा आज का राष्ट्रपति और राज्यपाल का पूरा चैप्टर। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपकी जितने भी प्रकार के डाउट थे सबको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। और यदि आपको लगता है कि कोई फैक्ट छूट गया है तो आप कमेंट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।